हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लॉ इज लव। तो इस वीडियो में अब नई सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ओके, इसमें हम पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिस्कस करेंगे क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। हर क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे किस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है और किस तरीके से उसकी आंसरिंग होगी। अब ये वीडियो किस किस के लिए होने वाली है? LLB के लिए हो सकती है, CA में है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, CS में है, CMA में है, BCom में है। यानी कि आप कह सकते हो कॉलेज वाले बच्चों के लिए प्लस प्रोफेशनल एग्जाम वाले बच्चों के लिए, सबके लिए ये यूजफुल होने वाली है। पूरी की पूरी सीरीज एक एक क्वेश्चन रोज डिस्कस करेंगे, तो आप एक एक क्वेश्चन को देखना, आपका पूरा कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मुट्ठी में आ जाएगा। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है डिफाइन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। आपको कॉन्ट्रैक्ट को और अग्रीमेंट को एज पर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के हिसाब से बताना है। हर बार जब भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बोलो 1872 बोला करो, इससे हैबिट बढ़ती है। आपकी एक हैबिट बनेगी कि आपको जब भी किसी भी लॉ का, लेजिस्लेशन का नाम लेना है तो विद उसके ईयर के साथ लेना है। उससे आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, आपकी रिटेनिंग पावर बढ़ेगी कि आप उसको याद रखोगे बार बार और हैबिट बन जाएगी आपकी। इसको पूछ सकता है इस तरीके से कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अग्रीमेंट एंड कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। पूछने के और भी तरीके हैं कि क्या हर एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्या हर कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट होता है। बहुत सारे तरीके हैं, बट आंसर उसका सेम रहेगा जो मैं आज डिस्कस करने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट डिफाइन है आपका 2H ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का 2 क्लॉज H जो है वो बात करता है कॉन्ट्रैक्ट से। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है एन अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ, यानी कि एन अग्रीमेंट इनफोर्सिएबल बाय लॉ। यानी कि आपको क्या समझने हैं, दो वर्ड समझने हैं, व्हाट इज अग्रीमेंट एंड व्हाट इज इनफोर्सिएबल बाय लॉ। अगर आप समझ जाओगे अग्रीमेंट क्या होता है और अगर आप समझ गए इनफोर्सिएबल बाय लॉ क्या होता है, तो आप समझ जाओगे कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। यानी कि दो वर्ड से बना है क्या चीज, कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ 2 एसेंशियल एलिमेंट्स। 2 एलिमेंट्स हैं इसमें। पहला है अग्रीमेंट। तो पहला समझते हैं कि अग्रीमेंट होता क्या। अग्रीमेंट दिया हुआ है 2E में, 2E ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वेरी गुड, 1872। एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ये होता है अग्रीमेंट। अब बात आती है कि अग्रीमेंट को समझने के लिए आपको क्या समझना पड़ेगा, व्हाट इज प्रॉमिस। तो प्रॉमिस क्या होता है, प्रॉमिस का मतलब है व्हेन द पर्सन, प्रॉमिस डिफाइन है 2B ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। वेरी गुड, 1872। अब बात आती है कि प्रॉमिस क्या होता है। प्रॉमिस का मतलब होता है व्हेन द पर्सन to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. Proposal when accepted becomes a promise. ध्यान से सुनना। प्रॉमिस का मतलब होता है, देखो आपने सामने वाले को कोई प्रपोजल दिया और सामने वाले ने उसका एक्सेप्टेंस दिया, दैट इज प्रॉमिस। मेरी बात एग्जांपल सुनना। ए ने बोला बी को कि मैं आपको अपने घर चाय का इन्विटेशन देता हूँ, और बी ने उसको कहा ठीक है, आई एक्सेप्टेड योर इन्विटेशन। उसने एक्सेप्ट किया उसका इन्विटेशन। तो एक तरफ से प्रपोजल गया, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस आया, यानी कि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज प्रॉमिस। यू कैन से ना कि अगर प्रपोजल दिया और उसका एक्सेप्टेंस आ गया, एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है क्योंकि आपको सामने वाले की एसेंट चाहिए, हामी चाहिए। अगर आपने प्रपोजल दिया और हाँ नहीं हुई तो वो प्रॉमिस नहीं कहलाएगा। अब प्रॉमिस समझ में आया क्या है, एक तरफ से गया प्रपोजल, दूसरी तरफ से आई उसकी एसेंट। ठीक है, प्रपोजल इज सेट टू बी एक्सेप्टेड। प्रपोजल व्हेन एक्सेप्टेड, जब प्रपोजल दिया और वो एक्सेप्ट हो गया, वो बन जाता है प्रॉमिस। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। अब बात आती है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट कहता है एवरी प्रॉमिस, यानी कि आप कोई भी प्रॉमिस करते हो या सेट ऑफ प्रॉमिसेस करते हो, यानी कि एक प्रॉमिस या एक से ज्यादा प्रॉमिस करते हो, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। इसका मतलब क्या है, फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर का मतलब है कि दोनों ने एक दूसरे को कुछ प्रॉमिस किया। उसने कहा कि तुम मेरे घर पे आना, उसने कहा ठीक है मैं तेरे घर पे आऊंगा। दोनों तरफ से प्रॉमिस था, हाँ ना। तो फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, यानी कि दोनों तरफ से कुछ ना कुछ कंसिडरेशन थी। उसने उसको कुछ दिया और उसने उसको कुछ दिया, तो कंसिडरेशन थी एक दूसरे के लिए, उसको कहते हैं अग्रीमेंट।
अब कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट तो समझ में आ गया, अग्रीमेंट, ठीक है। अब इस पूरे पार्ट से हमें क्या समझ में आया, thus we can say that an agreement is the result of proposal made by one party to other and that other party gives his acceptance thereto, of course for mutual consideration। अग्रीमेंट का जो है, अग्रीमेंट कहाँ से आया, प्रपोजल से आया। प्रपोजल किसने दिया, एक पार्टी ने, दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट किया। एक पार्टी प्रपोजल देती, दूसरी एक्सेप्ट ना करती, तो क्या वो प्रॉमिस बनता, नहीं बनता। और अगर वो प्रॉमिस नहीं बनता तो क्या वो अग्रीमेंट बनता, नहीं बनता। यानी कि जो अग्रीमेंट है वो रिजल्ट किसका है, प्रॉमिस का, प्रपोजल का। अगर आप प्रपोजल नहीं दोगे वो प्रॉमिस नहीं बनेगा, और वो प्रॉमिस नहीं बनेगा तो वो अग्रीमेंट नहीं बनेगा। और प्रपोजल का प्रॉमिस बनता है जब उस पर एक्सेप्टेंस आती है। यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अब आप कह सकते हो ना, अग्रीमेंट इज इक्वल टू प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस, क्योंकि प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस क्या होती है, प्रॉमिस, और एग्रीमेंट क्या होता है, प्रॉमिस, एंड फॉर्मिंग द कंसीडरेशन फॉर ईच अदर इज अग्रीमेंट। यहाँ तक की कहानी समझ में आई। साथ साथ सेक्शन याद करते चलो। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन दी हुई है 2 क्लॉज H में, अग्रीमेंट की दी हुई है 2E में, प्रॉमिस की दी हुई है 2B में, ठीक है। अब एक टर्म तो समझ में आ गई, दूसरी समझनी है। दूसरी क्या है, इनफोर्सिएबल बाय लॉ। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है एन अग्रीमेंट टू बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट मस्ट गिव राइज टू लीगल ऑब्लिगेशन विच मीन्स ड्यूली इनफोर्सिएबल बाय लॉ। बात को ध्यान से सुना। अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए, अभी तक तो अग्रीमेंट बना, उसने कुछ बोला, एक पार्टी ने कुछ बोला और दूसरी पार्टी ने उसको एक्सेप्ट कर लिया, अग्रीमेंट बन गया। अग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है, उसमें लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए। उसमें क्या होनी चाहिए, लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, ताकि अगर कल को कोई अपनी ऑब्लिगेशन पूरी नहीं करता तो आप उसको कोर्ट के थ्रू इन्फोर्स करा सको। इन द कोर्ट आप उसको क्या करा सको, इन्फोर्स करा सको। इसका एग्जाम्पल देती हूँ तब आपको इजीली अंडरस्टैंड होगा। अब पहले एक चीज समझो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल टू एक्सेप्टेड प्रपोजल या अग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिएबल बाय लॉ, वो हो गया कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि सिर्फ अग्रीमेंट हुआ तो वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, अग्रीमेंट प्लस इनफोर्सिएबल बाय लॉ इज कॉन्ट्रैक्ट। अब आते हैं एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल कहता है A agrees with B to sell his house for ₹60 lakhs। बात को ध्यान से सुनो। A ने बोला B को कि मैं अपना घर बेचूंगा, और B ने बोला ठीक है तू बेचेगा तो मैं तुझे 60 लाख रुपए पे करूंगा, ठीक है। तो क्या ये अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना? इन दोनों ने आपस में एक बात तो कर ली, तू मुझे ये देगा मैं तुझे वो दूंगा, ठीक है। तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बना? हाँ बना, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से कंसिडरेशन है। ए ने घर दिया तभी बी ने पैसे दिए, तो दोनों तरफ से कुछ कंसिडरेशन दी, अदरवाइज ये एक ही पार्ट पे स्टॉप हो जाता। देखो, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब होता है राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस को क्रिएट करना। इसमें क्या हो रहा है, ए के पास राइट है कि अगर वो घर देगा तो उसे पैसे मिलेंगे, ए के पास ऑब्लिगेशन भी है कि उसे घर देना है। सेम अगर हम बी के लिए देखें, बी के पास राइट है कि घर लेगा पर ऑब्लिगेशन है कि पैसे देगा। तो दोनों के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट जो है, ये जो भी ट्रांजैक्शन है, इस ट्रांजैक्शन में दोनों की राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट हो रही है। जब दोनों पार्टी की राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस क्रिएट होती हैं तो उसे हम लोग बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बना। अब मान लो अगर ए ने अपना घर दे दिया, बी ने उसके बदले में पैसे नहीं दिए, बी ने उसके बदले में पैसे नहीं दिए, तो क्या ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया? अब क्या इसको कोर्ट में एक्शन ले सकते हो? इन द आइज ऑफ कोर्ट क्या आप इसको इन्फोर्सेबल करा सकते हो? हाँ करा सकते हो, क्योंकि आपने इसमें लीगल ऑब्लिगेशन क्रिएट की थी। अब आप इसको कोर्ट से इन्फोर्सेबल करा सकते हो। बात समझ में आई है? अब देखते हैं सेकेंड एग्जाम्पल। सेकेंड एग्जाम्पल कहता है अ फादर एग्रीड एंड प्रोमिसेस टू गिफ्ट हिज सन अ कार एंड लेटर ही रिफ्यूज, कैन द सन रिकवर द सेम इन द कोर्ट ऑफ लॉ? पापा ने कहा कि बेटा मैं तुझे कार दूंगा, बाद में पापा ने मना कर दिया कि नहीं तू तो आवारागर्दी करता है, मैं तुझे कार नहीं दूंगा, ठीक है। तो क्या बेटा कोर्ट में जाके केस कर सकता है कि नहीं नहीं मेरे पापा ने कहा था मैं कार दूंगा और मेरे पापा ने मुझे मना कर दिया? क्या वो कर सकता है? आप लोग बताओ। आप लोगों के साथ भी ऐसा होता होगा, आप लोगों को कोई गिफ्ट के लिए प्रॉमिस किया जाता होगा और आपको वो गिफ्ट नहीं मिलता होगा। क्या आपने अपने पापा पे केस किया? क्या आप अपने पापा पे केस कर सकते हो?
तो इसका आंसर सुनो, चलो जोक्स अपार्ट, आ जाओ वापस। तो इसका आंसर है दिस इज नॉट क्रिएटेड विद एन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। आप यहाँ पे कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं कर रहे थे, एंड हेंस इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट। ये कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था, यहाँ पे कोई लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हो रही थी। यहाँ पे क्या सन के कुछ ऑब्लिगेशन थी? नहीं थी। फादर की थी, राइट, फादर का राइट था, ऑब्लिगेशन थी, फादर की सिर्फ ऑब्लिगेशन थी, राइट नहीं था। तो जहां पे प्रॉपर लीगल रिलेशनशिप क्रिएट नहीं हुआ वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता। समझ में आ रही है? दोनों एग्जाम्पल में डिफरेंशिएट करना सीखो। समझ में आया? ये दोनों एग्जाम्पल पे आपके पूरे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन, अग्रीमेंट की डेफिनेशन, पूरी कहानी टिकी है। अगर ये दोनों एग्जाम्पल समझ में आए होंगे तो होप आपको पूरा जो भी ट्रांजेक्शन थी, पूरी जो भी टर्मिनोलॉजी थी वो समझ में आई होगी। अब देखते हैं एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है। वैसे तो मैंने आपको बताया, बट स्टिल टेबुलर फॉर्म में एक बार डिस्कस करते हैं। सबसे पहले अग्रीमेंट क्या होता है, आप लोग मेरे साथ साथ बोलेंगे, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मैं कुछ नया नहीं बता रही। अग्रीमेंट का मतलब एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर, ये होता है अग्रीमेंट। अग्रीमेंट का मतलब ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस। आपने ऑफर दिया, सामने वाले ने एक्सेप्ट किया, यानी कि एक तरफ से ऑफर गया, दूसरी तरफ से एक्सेप्टेंस आई, दैट इज अग्रीमेंट। ठीक है, अब आते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट मतलब एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ, यानी कि अग्रीमेंट प्लस लीगल इनफोर्सिबिलिटी इज कॉन्ट्रैक्ट। सिर्फ अग्रीमेंट बन जाना कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। अब आते हैं दोनों के लिए लीगल ऑब्लिगेशन पे। तो अग्रीमेंट के केस में इट में नॉट क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन। An agreement doesn't always grant right to the parties. Agreement में ऐसा नहीं होता कि वो हमेशा, यानी कि an agreement doesn't always grant right to the parties. Agreement हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो parties को कुछ ना कुछ right दे, ना ही उसकी कोई legal obligation होती है। मतलब in the eyes of law ऐसी कोई agreement की legal obligations नहीं होती है, obligations नहीं होती। बट अगर आप दूसरी तरफ कॉन्ट्रैक्ट देखोगे तो कॉन्ट्रैक्ट में क्या होता है, नेसेसरीली क्रिएट्स अ लीगल ऑब्लिगेशन। कॉन्ट्रैक्ट में लीगल ऑब्लिगेशन होती ही होती है। अ कॉन्ट्रैक्ट ऑलवेज ग्रांट्स सर्टेन राइट्स टू एवरी पार्टी। जब भी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हो तो उसमें दोनों पार्टी, तीनों पार्टी, जितने भी पार्टी हैं उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, सबके कुछ ना कुछ राइट जो होंगे वो क्रिएट होंगे उस कॉन्ट्रैक्ट के। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप ले लो, मान लो परचेज एग्रीमेंट है, ठीक है, परचेज कॉन्ट्रैक्ट है, एग्रीमेंट है, उसमें क्या हो रहा है, उसमें एक कंपनी है वो दूसरी कंपनी से परचेज एग्रीमेंट कर रही है, ठीक है। अब एक कंपनी ने जिसने परचेज एग्रीमेंट किया, जो परचेजर है, तो उसके पास क्या राइट है कि उसको गुड्स मिलेंगे, और दूसरी पार्टी के पास क्या राइट है, उसे पेमेंट मिलेगी, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट में हमेशा दोनों ही पार्टी के, या तीन पार्टी, चार पार्टी, जितनी भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट का, जितनी भी पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है, उनकी कुछ ना कुछ राइट्स जो है वो क्रिएट होंगे ही। ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट। अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है? लीगल ऑब्लिगेशन होती ही होती है। अब हर अग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बात ध्यान से सुनना। ऑल अग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि वही सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो एग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ होगा, अदरवाइज वो सिर्फ एग्रीमेंट पे ही रुक जाएगा। बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर अग्रीमेंट, क्योंकि आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन 2H में देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, अग्रीमेंट, पहला वर्ड ही अग्रीमेंट है, यानी कि ऑल कॉन्ट्रैक्ट आर अग्रीमेंट। बात समझ में आई? डिफरेंस कैसे लिखना है समझ में आया? सिर्फ लिखना है और समझना भी, ठीक है, कि किस तरीके से दिया हुआ है, किस तरीके से आपको एक एक को कनेक्ट करके पढ़ना है। सिर्फ अगर आप एक टाइम पे कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन रीड करके छोड़ दोगे कि एन अग्रीमेंट इनफोर्सेबल बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट है, तो वो इज अ कॉन्ट्रैक्ट, तो वो नहीं समझ में आएगी, बिकॉज सब कनेक्टेड है। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में सिर्फ दो टर्मिनोलॉजीज हैं आपके पास, अग्रीमेंट और इनफोर्सेबल बाय लॉ। जब तक अग्रीमेंट नहीं समझ में आएगा तब तक कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझ में आएगा। और अग्रीमेंट समझने के लिए पहले समझना पड़ेगा प्रॉमिस। प्रॉमिस समझोगे, फिर समझोगे कि प्रॉमिस क्या है, फिर अग्रीमेंट क्या है, और फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या है। पर बिना लीगल ऑब्लिगेशन के कॉन्ट्रैक्ट होता ही नहीं है। तो उम्मीद करती हूँ आपको पूरा का पूरा टॉपिक जो है समझ में आया होगा।
एक चीज रह गई है, व्हाट आर द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इसका कंटेंट ज्यादा है, पूरा क्वेश्चन बढ़ेगा इसका बड़ा, कि क्या क्या होना चाहिए, कॉन्सेंट्रेशन होनी चाहिए, लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ये सब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, पूरा फुल फ्लेज डिस्कस करेंगे और आराम से और अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। प्लीज़ चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।